हेलो फ्रेंड्स, सनसिटी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान का तीसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर भारतीय संविधान की संघीय शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन से हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन। देखिए, एकात्मक तत्व यानी लक्षण, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। उससे पहले हमने संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया था। पहले भी आपको मैंने बताया, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा एक ही सरकार को शक्तियां दी गई है, केंद्र के सरकार को, और उसके निर्देशन में संपूर्ण देश के अंदर शासन किया जाता है, उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला तत्व है एक संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर, यह एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, उस देश के अंदर एक ही संविधान होना चाहिए। और भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, और संघीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या होना चाहिए, दो संविधान होना चाहिए, एक केंद्र का अलग और राज्य का अलग संविधान होना चाहिए। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर अपने की व्यवस्था तो संघीय शासन व्यवस्था है, परंतु उसके लिए क्या है, एक ही संविधान। इसके लिए केंद्र व राज्य, इन दोनों के लिए, केंद्र व राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, वहां के संविधान को समाप्त कर दिया। अब वहां पर संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान बनाया गया। भारत के बाकी राज्यों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक जैसा संविधान है। इसके बाद में जैसे अमेरिका व स्विट्जरलैंड, ये दोनों देश, इन दोनों देश के अंदर भी व्यवस्था कैसी है, इन दोनों देश के अंदर भी व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था, जो भारत के अंदर है। पर यहाँ पर इन दोनों देश के अंदर केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान है। इन दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है, परंतु अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंदर संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया गया है, अलग अलग संविधान का प्रावधान किया गया है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था का पहला लक्षण है, उस देश के लिए एक संविधान होना चाहिए। और भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, वहां पर केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान होना चाहिए, परंतु भारत के अंदर ऐसा नहीं है। उस एक ही संविधान के अंदर केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां दे दी गई है। नेक्स्ट, जो दूसरा एकात्मक तत्व है वो है अवशिष्ट शक्ति। या अवशिष्ट सूची भी कह सकते हैं इसको। इसका अभिप्राय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय नहीं है, वे विषय किसके अंदर आएंगे, अवशिष्ट सूची के अंदर। यानी संघ सूची के अंदर जहां पर 97 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर जहां पर 66 विषय हैं, फिर समवर्ती सूची के अंदर जहां पर 47 विषय हैं। इन तीनों के अंदर जो विषय नहीं है, वे सभी विषय किसके अंदर आएंगे, अवशिष्ट सूची के अंदर। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, यानी संसद को है कानून बनाने का। अवशिष्ट सूची के अंदर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। जो ये अवशिष्ट सूची की ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से ये व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर ली गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अवशिष्ट सूची का अभिप्राय है, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंदर विषय नहीं है, वे विषय अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल किया गया है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र की सरकार को है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद
248 के अंदर अवशिष्ट सूची का उल्लेख किया गया, और बाकी का जो ये है इनका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 के अंदर। जो मैंने संघीय शासन व्यवस्था का पहला जो आधारभूत तत्व था वो था शक्ति विभाजन, स्पष्ट शक्ति विभाजन, जहां पर इन तीनों का आपको बताया था। अब नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो देखिए। संविधान संशोधन देखिए, इसको मैंने आपको अध्याय 1 के अंदर पढ़ाया था, जहां पर भारतीय संविधान कठोरता वो लचीलेपन का मिश्रण है। उसके अंदर मैंने बताया था संविधान संशोधन की विधि है, वो विधि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 में दी गई। यानी जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, वो प्रक्रिया भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 368 में दी गई है। वहां पर 3 प्रकार से संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। सबसे पहला दिया गया कि संविधान के कुछ भागों में, यानी पूरे भाग में नहीं, संविधान के कुछ भागों में संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। यानी संविधान के कुछ भागों में संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से क्या करती है, संशोधन। दूसरा, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, इन दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या करती है, संविधान के अंदर संशोधन। इसका मतलब यहाँ पर भी संविधान के अंदर संशोधन केंद्र सरकार कर रही है, यहाँ पर भी संविधान के अंदर संशोधन केंद्र सरकार कर रही है। इसका मतलब एकात्मकता का लक्षण है। तीसरा दे रखा है, तीसरा, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों की सहमति चाहिए। यानी यहाँ पर सिर्फ राज्यों की सहमति ली जा रही है, पर संविधान संशोधन में भाग नहीं लिया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी उनको सहमति दी गई है राज्य को, तो इसका मतलब जो संविधान संशोधन है ये भी एकात्मक तत्व का भाग है, परंतु कुछ भाग किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर संघीय व्यवस्था आ जाती है, क्योंकि राज्य को भी अधिकार दिया गया है, केंद्र को भी अधिकार दिया गया है। फिर भी भारत के अंदर एकात्मकता को, संघीय शासन व्यवस्था में भी एकात्मकता दिखाई दे रही है। फिर देखिए नेक्स्ट जो था वो नेक्स्ट आपातकाल के उपबंध। नेक्स्ट एकात्मकता के लिए आपातकाल के उपबंध कौन कौन से हैं उनको देखिए। आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल को उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 में उल्लेख किया गया है, और 3 अलग अलग अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के अंदर उल्लेख किया गया। भाग कौन सा संविधान का, 18वां भाग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 352 में क्या उल्लेख किया गया है,
इसके अंदर उल्लेख किया गया है भारत पर बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह व युद्ध की स्थिति। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 356, इसके अंदर दे रखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। फिर अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, देखिए जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार का किया गया। अनुच्छेद 352 में जब देश पर बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति है तो उस समय ये आपातकाल लगाया जाता है। तो संपूर्ण देश के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। कहने का मतलब है 1975 के अंदर भारत के अंदर आंतरिक आपातकाल लगा था और उस समय संपूर्ण देश में एक ही व्यक्ति के पास शासन व्यवस्था आ गई। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कोई केंद्र की सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति के पास क्या आ गया, शासन आ गया। और उस समय देश की जो संघीय व्यवस्था थी वो एकात्मक व्यवस्था के अंदर बदल गई। दूसरा है अनुच्छेद 356, जब राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन नहीं किया जा रहा है और उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे अगर राजस्थान में अभी सरकार नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति शासन लगता है। जब ऐसे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब क्या होता है, एकात्मक लक्षण होता है संविधान। फिर अनुच्छेद 360, जब देश पर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और वो भी संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसके विपरीत है। और वो किसका लक्षण होगा, एकात्मक तत्व का, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण होगा। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूं वापस। पांचवा दे रखा है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंदर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके अंदर संघ सूची, जिसके अंदर 97 विषय हैं, राज्य सूची 66 विषय हैं, समवर्ती सूची इस पर 47 विषय हैं। अब देखिए, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र की सरकार हो, इसका मतलब क्या है, एकात्मक तत्व। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को है, राज्य सरकार को है, इसका मतलब ये शासन व्यवस्था कैसे होगी, अब संघात्मक होगी। समवर्ती सूची के अंदर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और विवाद की स्थिति में हमेशा केंद्र इन संसद का कानून मानेंगे होगा। तो जब कुछ ऐसी स्थिति आती है इनके बीच में जो एकात्मकता का भाव प्रकट होता है, जैसे संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना रही है, यहाँ पर भी केंद्र सरकार कानून बना रही है, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून माने। जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक होकर केंद्र सरकार से या संसद से कहते हैं कि इस विषय पर कानून बनाए राज्य सूची के विषय पर, तब भी संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद को कहे कि इस विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करें, इसका मतलब कहीं कहीं पर यहाँ पर एकात्मकता का लक्षण भी दिखाई दे रहा है। फिर जो नेक्स्ट दे रखा है, राज्य में, राज्यसभा में राज्य का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, यानी प्रत्येक
राज्य से राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व बैठता है। यानी जैसे ये संसद है, यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर राज्यसभा। भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। इस हिसाब से यहाँ पर जो बैठने वाले सभी सदस्य हैं, कहीं से ज़्यादा आता है किसी राज्य से और किसी राज्य से बिल्कुल कम आते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर सिर्फ 10 ही जाते हैं यहाँ पर बैठने के लिए। राज्य विधानमंडल 10 जनों को चुनकर यहाँ भेजती है। तो यहाँ पर इनका असमान प्रतिनिधित्व होता है। और जैसे अमेरिका के अंदर यहाँ पर सीनेट है, अमेरिका के अंदर इसका नाम है सीनेट। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, और 50 राज्य से प्रत्येक राज्य से 2 जाते हैं। तो वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व है, टोटल 100 जने यहाँ पर बैठते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा यहाँ है तो प्रत्येक राज्य के अलग अलग सदस्य, नहीं अलग अलग एक जैसे नहीं है कि जैसे राजस्थान के अंदर 10 है तो उत्तर प्रदेश से 10 होंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व उनका अधिक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि संघीय व्यवस्थापिका में जहाँ पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व बैठते हैं वो असमान है। ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सब एक जैसे हैं। इसको कहते हैं अमेरिका के अंदर सीनेट। और यहाँ से कितने सदस्य जाते हैं, 2 सदस्य जाते हैं। और टोटल राज्य अमेरिका के अंदर 50 हैं, 50 × 2 लगभग 100 सदस्य यहाँ पर बैठते हैं। प्रत्येक राज्य से समान होते हैं। और भारत के अंदर क्या है, असमान है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, एकात्म तत्व का 7वां दीर्घ का है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था संघीय शासन व्यवस्था के अंदर। क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, वहां पर क्या होनी चाहिए, कैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। परंतु भारत के अंदर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है, वहां पर एकल नागरिकता है। यानी एकात्मक तत्व का क्या है, लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है, संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व का लक्षण क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता को अपनाया गया है। इसके संघीय शासन व्यवस्था की वैसे ही दोहरी नागरिकता होती है। संघीय शासन व्यवस्था के लिए दोहरी नागरिकता होती है। एक तो संघ की होती है, उस देश की, और दूसरी होती है उस राज्य की, उस इकाई की नागरिकता। ठीक है, तो भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है नहीं। अमेरिका के अंदर एक संघ और एक राज्य की, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंदर दोहरी नागरिकता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसको पहले भी संघीय शासन व्यवस्था में पढ़ाया था आपको। यानी अमेरिका व स्विट्जरलैंड के अंदर दोहरी नागरिकता है और भारत के अंदर कैसी है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अभिप्राय है उस देश में सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं कहने के। नेक्स्ट एकात्मकता का लक्षण है वो है प्रारंभिक बातों में एक रूपता। यानी कुछ ऐसी है जो संघीय व्यवस्था दिखाई देती है परंतु वहां पर एकात्मकता लक्षण भी दिखाई देता है। यानी प्रारंभिक बातों में एक रूपता कौन कौन सी है देखिए। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, संपूर्ण देश के अंदर यानी पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार के दीवानी, संपत्ति संबंधी विवाद व फौजदारी कानून का प्रबंधन किया गया। यानी पूरे देश के अंदर एक जैसे दीवानी और फौजदारी कानून का, यानी संपत्ति संबंधी और हत्या संबंधी एक जैसा कानून बनाया गया। अलग अलग राज्यों के लिए फौजदारी और दीवानी कानून अलग अलग नहीं बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, संपूर्ण देश के लिए एक ही चुनाव आयोग बनाया गया है। एक ही चुनाव आयोग बनाया गया, यानी संघ सूची के लिए अलग चुनाव आयोग नहीं है, राज्यों के लिए अलग चुनाव आयोग नहीं है, यानी पूरे देश के लिए एक ही चुनाव आयोग है। ठीक है, और वो चुनाव आयोग क्या करता है, समय समय पर क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव कराया, फिर राज्यों के अंदर राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। ये सब एक ही चुनाव आयोग है। तो ये ध्यान रखना, प्रारंभिक बातों में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, फिर भी उस संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे संपूर्ण देश के लिए दीवानी फौजदारी एक जैसे कानून बनाया गया,
संपूर्ण देश के लिए एक ही चुनाव आयोग बनाया गया है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाओं के जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य केंद्र व राज्य, केंद्र राज्यों में शासन का प्रबंधन करते हैं। यानी ये दोनों प्रशासनिक जो सदस्य होते हैं, इन अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं, वो केंद्र का भी कार्य करते हैं और राज्य का भी कार्य करते हैं, दोनों का कार्य करता है। और वैसे इनकी नियुक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु ये केंद्र और राज्य दोनों का काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन प्रारंभिक बातों में संपूर्ण देश के लिए एक ही दीवानी और फौजदारी कानून का प्रबंधन किया गया है, संपूर्ण देश के लिए एक ही चुनाव आयोग का, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य के शासन का प्रबंधन करते हैं। ये सब एकात्मकता लक्षण है, परंतु भारत में लागू है। और भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में भारत में एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है संगठित न्यायपालिका या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एकल व संगठित न्यायपालिका। देखिए इसके अंदर क्या होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही सब न्यायालय क्या करता है? सब न्यायालय कार्य करते हैं। यानी भारत के अंदर जितने भी न्यायालय, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। इन भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। और फिर देखिए, यानी इसका जो आकार है वो पिरामिड आकार का है। यहां पर है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर है हाई कोर्ट, और यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और यहाँ पर है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इसका मतलब एक संगठित है, पिरामिड आकार का है, एकल नागरिकता है, विवाद नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी केस जो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता है, राज्यों के न्यायालयों में जो राज्य के न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, राज्य के न्यायालय के विरुद्ध आप कहां पर अपील कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध, राज्य के उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के अंदर है, ठीक है, तो इनके उच्च न्यायालय के विरुद्ध, इनके विरुद्ध आप कहां जा सकते हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के विरुद्ध। इसके साथ ही जितने भी छोटे न्यायालय है, इन छोटे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय, इनके निर्णय के विरुद्ध भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, इस निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, इसके विरुद्ध आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इन कहने का मतलब जितने भी छोटे न्यायालय हैं, ये छोटे न्यायालय, इन न्यायालयों की अपील, इनके निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर क्या है, वहां पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग न्यायालय बनाया गया है, परंतु वहां पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं है, यानी उच्चतम न्यायालय वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर राज्यों के लिए अलग न्यायालय है, और केंद्र के लिए अलग न्यायालय बनाया गया है। कहना का मतलब है वहां पर राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय अलग होता है, केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना। एक बार वापस देखिए, एकल और संगठित न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सब न्यायालय होते हैं। जितने भी न्यायालय होते हैं वे सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इन राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के हाई कोर्ट इन निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जितने भी छोटे न्यायालय हैं
ठीक है। इन छोटे ये न्यायालय इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के अंदर अपील कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर अगर इन दोनों ने कोई निर्णय दिया, इन निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग न्यायालय बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10वां, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। यानी भारत में क्या है, अगर किसी राज्य की सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है तो उस राज्य की कोई सहमति नहीं होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संसद राज्यों की सहमति के बिना क्या कर सकती है? राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या उनकी सीमाओं के अंदर क्या कर सकती है? सीमाओं के अंदर परिवर्तन, इन सीमाओं के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। इसीलिए क्या एकात्मक शासन व्यवस्था है। परंतु संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जिस राज्य की सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो उस राज्य से सहमति ली जाती है। परंतु एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद राज्यों की सहमति के बिना ही राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, यानी नए राज्य का निर्माण कर सकती है और उनकी सीमाओं के अंदर या उनकी सीमाओं के अंदर परिवर्तन भी कर सकती है। कौन? संसद। और जो ये प्रक्रिया होता है राज्य का पुनर्गठन करना, ये सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना, ये जो परिवर्तन होता है वो होता है सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत, जैसे मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने कहा संसद संविधान के कुछ भागों में साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो राज्य का पुनर्गठन है, सीमाओं का परिवर्तन है, ये संविधान संशोधन का फर्स्ट जो दे रखा है उसके अंदर इनका परिवर्तन है। साधारण बहुमत, संसद साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्यों का गठन कर सकती है या किसी राज्य की सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के अंदर सीमाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के लिए राज्यों से क्या लेनी पड़ती है? राज्यों से सहमति लेनी पड़ती है। यानी राज्य सहमति देते हैं तभी वहाँ की केंद्र की सरकार सीमाओं के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। जैसा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, राज्य की कोई सरकार नहीं थी। वहाँ पर राज्य की सरकार नहीं होने के कारण क्या किया, केंद्र की सरकार ने, ठीक है, केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी उसका दो विभाजन कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट जो दे रखा है वो है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। नेक्स्ट जो 11वां दे रखा है, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, यानी अखिल भारतीय सेवाएं जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको केंद्र के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। इन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, ठीक है, वहां पर अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है, अनुच्छेद 312। वहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, परंतु इन सेवाओं के लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य है। यानी ये सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्र व राज्य, इन दोनों के लिए सामान्य। यानी अखिल भारतीय सेवाएं वो केंद्र सरकार का भी कार्य करती हैं
वो राज्य सरकार के रूप में जितने भी IAS है, IFS है, IRS है, ठीक है, IAF है, ये जो सब केंद्र सरकार है, यानी IAS, IPS और IF, 3 प्रकार की भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी? 3 प्रकार की। ये अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्ति केंद्र के भी और राज्य दोनों सरकारों का क्या करते हैं? समन्वयकारी करते हैं। इसके साथ ही इनको राज्य सरकार हटा नहीं सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, ये केंद्र के द्वारा ही हटाया जाता है, इन केंद्र के द्वारा ही हटाया जाता है, राज्यों के द्वारा नहीं, क्योंकि इनकी नियुक्ति कहाँ से की जाती है? केंद्र के द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवाओं का विभाजन नहीं है, वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं, और इनको हटाने का कार्य सिर्फ केंद्र सरकार ही हटा सकती है, राज्य सरकार उनका स्थानांतरण कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना। ये था सभी एकात्मक तत्व जो भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर ये एकात्मक तत्व दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब भारत का जो संविधान है एकात्मक भी कह सकते हैं, संघात्मक भी कह सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि भारतीय संविधान जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था की कुछ प्रवृत्तियां हैं संघवाद की। वो कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? इन्हें ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो एकात्मक भी दिखाई देती है, संघात्मक भी दिखाई देती है? उन प्रवृत्तियों को अध्ययन करेंगे। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। देखिए भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, पहली, भारतीय जो संघवाद है, भारत का संघवाद, ये शुद्ध संघवाद नहीं है, यानी बिल्कुल प्योर संघवाद नहीं है। शुद्ध संघवाद नहीं है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में एकात्मक प्रतीत होता है। यानी भारतीय संघवाद वो शुद्ध संघवाद नहीं है। शुद्ध संघवाद के लिए क्या होता है? केंद्र के लिए अलग प्रावधान होते हैं, राज्यों के लिए बिल्कुल अलग प्रावधान होते हैं। केंद्र के लिए अलग न्यायालय होता है, राज्यों के लिए अलग न्यायालय होता है। केंद्र के लिए अलग संविधान होता है, राज्यों के लिए अलग संविधान होता है। ठीक है, इसके साथ ही केंद्र की अलग नागरिकता होती है, राज्य के लिए अलग नागरिकता होती है। ये संघवाद है, शुद्ध संघवाद है। परंतु भारत के अंदर क्या है? एक ही नागरिकता है, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए न्यायालय एक जैसा संगठित न्यायालय है, एकल नागरिकता अपनाई गई है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो कहने का मतलब, और कुछ आपातकाल की परिस्थिति ऐसी होती हैं जो विशेष परिस्थितियों को क्या करती हैं? भारतीय संविधान को, भारत की शासन व्यवस्था को एकात्मकता के अंदर बदल देती हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत का जो संविधान है वो एकात्मक प्रतीत होता है। दूसरा, इसमें आप ये कह सकते हैं अखिल भारतीय समय जो एकात्मकता प्रति, अखिल भारतीय सेवाएं आपातकाल का प्रावधान, वित्त आयोग आदि क्षेत्र में क्या होता है? केंद्र की निर्णायक भूमिका होती है। इन कहने का मतलब है अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल के प्रावधान है, वित्त आयोग, यहाँ पर संघ सरकार की निर्णायक भूमिका होती है, एक ही सरकार की, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार की भूमिका नहीं के बराबर होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये क्या करती? संघ सरकार, केंद्र सरकार के रूप में भी कार्य करती है और राज्य सरकार के रूप में कार्य करती है। आपातकाल प्रावधान, जिस राज्य के अंदर, राज्य या देश के किसी भाग में अगर आपातकाल लगाया है तो वहाँ संघवाद की स्थिति समाप्त हो जाती है, वहाँ पर एक ही सरकार बन जाती है। और वित्त आयोग, ये सब केंद्र की मुख्य भूमिका होती है इसके अंदर। फिर है जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है?
राज्य केंद्र के संबंधों के बारे में अध्ययन कर रही है। इसका मतलब ये संघवाद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद है, यह भी भारतीय संघवाद को प्रतिनिधित्व करती हैं। क्षेत्रीय परिषद है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिषदें बनी हैं। नीति आयोग है, ये क्या करती हैं? राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। राज्यों की क्या क्या भागीदारी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये संघवाद को प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, नीति आयोग है, ये राज्य की यानी संघवाद के अंदर राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। और ये क्या करती है? ये एकात्मकता को प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान शुद्ध संघवाद नहीं है, उसके अंदर कुछ एकात्मकता के लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट देर का है, जैसे जीएसटी जैसी एकीकृत कर प्रणाली है। तो जीएसटी जैसी एकीकृत कर प्रणाली है, ये किसका प्रतीक है? एकात्मकता प्रतीक हो रहा है, क्योंकि संघवाद के अंदर राज्यों के लिए अलग कर प्रणाली होनी चाहिए, केंद्र के लिए अलग कर प्रणाली होनी चाहिए, पर जीएसटी अपना से एकीकृत कर प्रणाली, कर व्यवस्था जो आर्थिक संसाधनों को आर्थिक तौर पर उनको मजबूत बनाने का भी कार्य करती है। फिर नेक्स्ट देर का है (1985) के अंदर सरकारी आयोग ये बनाया गया। सरकारी आयोग ने केंद्र व राज्य के संबंधों पर एक रिपोर्ट दी, यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों पर एक रिपोर्ट दी, जिसके कारण इन दोनों केंद्र और राज्य के संबंध मजबूत हो रहे जा रहे हैं। कब? 1950 में सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके कारण केंद्र और राज्य के संबंध अब क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान के अंदर आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय व सामंजस्य का वातावरण बनता है। यानी वर्तमान समय में केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वय और तालमेल का और सामंजस्य का वातावरण, जैसे कोरोना काल के अंदर सभी स्टेट कोरोना काल के अंदर राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सामंजस्य का वातावरण बनता प्रतीत होता है वर्तमान के अंदर। यानी केंद्र और राज्य की सरकार आपस में मिलजुल कर कार्य कर रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो। इसीलिए भारतीय संघवाद के बारे में कुछ विद्वानों ने अलग अलग इस पर टिप्पणी की है, उसका हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संघवाद के बारे में किसने अलग अलग टिप्पणी की? सबसे पहले टिप्पणी की थी केसी वियर ने। केसी वियर ने क्या कहा था भारतीय संघवाद के बारे में? केसी वियर, इन्होंने क्या कहा था भारतीय संघवाद के बारे में? इन्होंने कहा है भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है, आधा संघवाद है, अर्ध संघवाद है। ये किसने कहा था? केसी वियर ने। इन्होंने कहा है भारतीय संघवाद अर्ध संघात्मक है या अर्ध संघवाद है, इसको अर्ध संघात्मक भी कह सकते हैं, अर्ध संघात्मक, ठीक है। आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है। दूसरा है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संघवाद के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा है भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद, यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भारतीय जो संघवाद है सहयोगी संघवाद है, यानी दो से अधिक सहयोग लेकर बनाया गया संघवाद है, जहां पर एकात्मकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं और संघात्मकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मॉरिस
जॉन्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा भारतीय संघवाद सौदेबाजी का संघवाद है, सौदेबाजी का संघवाद है। यानी मॉरिस जॉन ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद का, सौदेबाजी यानी सौदेबाजी करता है, कभी संघवाद की शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाता है, तो कभी एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। एक दूसरे आपस में क्या करते हैं? सौदेबाजी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघवाद के बारे में सबसे पहले केसी वियर ने कहा भारतीय संघवाद अर्ध संघात्मक है। दूसरा ग्रेनविल ऑस्टिन का भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद है। फिर मॉरिस जॉन ने कहा भारतीय संघवाद सौदेबाजी का संघवाद है। ये कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नए चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।